नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। 2025 देखिए वैकेंसियों का साल है। बहुत सारे वैकेंसीज इसमें आई हुई है। तो अपन फोकस कर रहे हैं अभी के लिए रीट लेवल 2 पे। तो रीट लेवल 2 और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। तो इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसका नाम है सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। तो इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि सौर मंडल में कौन कौन से पिंड आते हैं, ग्रह किसको बोलते हैं और कितने सारे ग्रह अभी जो हैं माने जाते हैं। पहले 9 थे, अब 8 क्यों हो गए, कब हो गए, ये सब क्यों हो गया और किस तरीके से ग्रह घूमते हैं और क्या उनका जो है रीज़न है उनके घूमने का, किस तरीके से चीज़ें सारी होती हैं। एक एक करके हम चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर सिस्टम, सौर मंडल की। सौर मंडल देखो होता क्या है। तो सौर मंडल बेसिक डेफिनेशन इसकी ये है कि सौर मंडल सूरज और उसके आसपास के जो पिंड हैं उन सबको मिलाकर हम नाम देते हैं सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग इज सोलर सिस्टम क्या है। तो सूर्य और उसके आसपास के जो पिंड हैं जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं उन सबको हम मिलाकर बोलते हैं सोलर सिस्टम। ये यहाँ पर सूरज की फ़ोटो दे रखी है, ये देखिए ये सूरज है और इसके आसपास ये जो पिंड है, ये जो शनि महाराज हैं और ये बाकी ये जो धरती है नीली नीली दिख रही है। इस तरीके के जो पिंड हैं ये सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं और इन्हीं सबको मिलाकर हम नाम देते हैं द सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। तो अब हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना हमें इसके बारे में है, पढ़ना इसके बारे में है, इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सबके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात है सूर्य। तो सूर्य क्या है, देखो सूरज एक तारा है और तारे की खास बात क्या होती है कि तारे के अंदर खुद का प्रकाश होता है। अब तारे के अंदर खुद की एनर्जी होती है, तो एनर्जी आती कहाँ से है? तो एनर्जी आती है अभिक्रिया से। एक अभिक्रिया, एक विशेष अभिक्रिया जो है सूरज के अंदर या फिर तारे के अंदर होती है और उसका नाम है परमाणु संलयन या फिर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में देखो होता क्या है कि दो नाभिक मिल जाते हैं और एक तीसरा नाभिक का निर्माण करते हैं या फिर दोनों मिलकर एक और नाभिक बनाते हैं। परमाणु संलयन कह दो या फिर नाभिकीय संलयन कह दो। तो सूरज के केस में होता क्या है कि दो हाइड्रोजन मिलके, जब दो हाइड्रोजन मिलेंगे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलेंगे तो ये बनाएंगे हीलियम। ठीक है। अब हाइड्रोजन क्यों मिलेंगे? क्योंकि सूरज पे दो ही गैसें मुख्यतः है। 97 या 98% अगर सूरज बना है तो इन दो ही गैसों से मिलके बना है। नाम है हाइड्रोजन जो कि लगभग 71% वहाँ पे होती है और दूसरी है हीलियम जो 27% के आसपास होती है। तो हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं, जब दो हाइड्रोजन का संलयन होता है तो निर्माण किसका होता है? तो आंसर है हीलियम का निर्माण होता है। और जब हीलियम बनता है तो हीलियम के साथ साथ बहुत सारी ऊर्जा भी निकलती है और यही ऊर्जा सूरज की एनर्जी का स्रोत है। यही ऊर्जा सूरज के प्रकाश का स्रोत है। तो सूरज के प्रकाश का स्रोत अगर आपको एक लाइन में याद रखना हो तो आंसर है परमाणु संलयन अभिक्रिया या फिर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कैसे होती है? दो हाइड्रोजन मिलके या फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करती है और इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वही किसका उत्तरदायी है? वही किसके लिए उत्तरदायी है? सूरज की प्रकाश और ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है। तो सूरज क्या है? सूरज एक गैसों का गोला है। कौन सी गैसों का गोला है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का गोला है, जहाँ पर नाभिकीय संलयन या फिर परमाणु संलयन की अभिक्रिया होती रहती है। बात करते हैं सूरज की संरचना की। तो जब सूरज की संरचना की बात करेंगे तो बात कुल मिला के यही है कि गैस कहाँ से उत्पन्न होती है, क्योंकि सूरज है क्या? ऐसे तो है नहीं कि पृथ्वी की तरह सूरज के अंदर आयरन है, बाहर कुछ है। सूरज तो क्या है? गैसों का गोला है। तो ले दे के अपन गैसों की बात करने जा रहे हैं। तो पहली बात करेंगे कोर की। सूरज के अंदर, सबसे अंदर की जो सरफेस है, जो सतह है, जो गोला है जो अंदर का, उसको हम बोलते हैं कोर। कोर क्या होता है? कोर होता है जहाँ पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। अपन ने बात की थी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो हीलियम का निर्माण करेंगे और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ऊर्जा बनती है सूरज में, वो कोर में ही बनती है। सारी ऊर्जा का स्रोत कोर है। अब कोर से ऊर्जा बाहर की तरफ चलेगी। ऊर्जा के चलने के तीन ही तरीके हैं: चालन, संवहन और विकिरण। चालन, ठोस से ठोस में ऊर्जा के संचालन को चालन बोलते हैं। जिस तरीके से अगर आप किसी लोहे की रोड को एक सिरा गर्म करोगे और दूसरे में ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, दैट इज कॉल्ड चालन विधि, कंडक्शन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो ठोस का कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो
कुल मिला के सूरज में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो दो ही मेथड उसके बस जाते हैं, पहला कन्वेक्शन यानी कि संवहन और दूसरा विकिरण। तो यहाँ पे भी होता यही है, जैसे ही कोर में एनर्जी बनी तो वो जिस मेथड से जाएगी उसको बोलते हैं रेडिएशन मेथड। तो सबसे अंदर क्या है, कोर, उसके बाद क्या है, रेडिएशन जोन है, और उसके बाद जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो कन्वेक्शन मेथड से होगी। तो उसके बाद आ जाएगा रेडिएशन के बाद कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन मानी संवहन जोन, इसको हम इधर स्लाइड में लिखा हुआ है वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सूरज के सबसे आंतरिक भाग में कोर होती है। कोर क्या होती है, जहाँ पर सूरज की एनर्जी बन रही है, ठीक है। उसके बाद विकिरण क्षेत्र, जहाँ पे वो एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हो रही है, तो उस कोर के जस्ट बाहर वाला जो क्षेत्र है दैट इज कॉल्ड विकिरण क्षेत्र या फिर रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन के बाद जब विकिरण विधि के बाद संवहन विधि से कुछ हिस्से में एनर्जी ट्रांसफर होती है और उसी हिस्से को हम बोल देते हैं संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र के बाद एक क्षेत्र आता है प्रकाश मंडल, जो हमें आंखों से दिखाई देता है। प्रकाश के जो सूरज के बाहरी क्षेत्र है उसका नाम है प्रकाश मंडल, जिसे हम देख पाते हैं। प्रकाश मंडल के भी ऊपर एक और मंडल है, उसका नाम है वर्णमंडल। अगर इसको हम इस तरीके से समझें तो कुछ इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि, पहले मैं आपको मिटा दे रहा हूँ इसके लिए। सबसे अंदर तो है कोर, इसको नाम दे देंगे कोर। इसके बाद वाला जो क्षेत्र है दैट इज रेडिएटिव जोन, और उसके बाद वाला जो क्षेत्र है वो है संवहन या फिर कन्वेक्शन, संवहन क्षेत्र। और उसके ऊपर जो सूरज का उसके बाद वाला जो स्फीयर है, उसके बाद वाला जो क्षेत्र है दैट इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। और ये जो फोटोस्फीयर है, ये जो प्रकाश मंडल है, ये प्रकाश मंडल ही हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। जब हम सूरज को देखते हैं तो हम अक्सर उसका क्या देखते हैं, प्रकाश मंडल। और इस प्रकाश मंडल के बाहर की तरफ होता है एक और मंडल होता है, और उस मंडल को हम बोलते हैं क्या, दैट इज वर्णमंडल। वर्णमंडल, वर्ण मानी क्रोमोस्फियर, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश, जो प्रकाश है उसके कुछ रंग वंग दिखाई देते हैं, इसलिए इसको वर्णमंडल बोल देते हैं। और इन सब के बाहर सबसे बाहरी क्षेत्र जो प्रकाश का है, वहाँ पे प्रकाश की हल्की हल्की रोशनी दिखती है, चमकीली रोशनी दिखती है, और उसको नाम देते हैं कोरोना, ठीक है। कोरोना का फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कोरोना क्या है, सबसे बाहरी सरफेस है एक तरीके से। तो इस तरीके का ये कोरोना दिखता है। देखो ये जो चांद, अगर चंद्र जब सूरज के सामने आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं सूरज किरण। इस केस में जो है सूरज कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और जो बाहर का जो ये रोशनी निकली हुई दिख रही है, यही रोशनी कहलाती है कोरोना, सूरज का कोरोना। तो सूरज का जो सबसे आउटर हिस्सा अगर कोई बोले, सबसे जो बाहरी सतह बोले, या फिर सबसे जो बाहरी पार्ट है, दैट इज कोरोना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सूरज से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फैक्ट मानी तथ्य, जो हम चेंज कर सकते हैं, ना जो आप चेंज कर सकते, जो फिक्स हैं, जो याद करनी है, जो हम करेंगे। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि सूरज और धरती के बीच की दूरी कितनी, तो आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। अब 15 करोड़ किलोमीटर बोलने में ठीक है, याद भी हो गया, आसान है, लेकिन असल में खेल इतना आसान है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सूरज और धरती के बीच जो दूरी है वो हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सूरज और सूरज के चारों तरफ, सपोज कर लीजिए ये सूरज है, सूरज को मैं थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ ताकि आपको लगे कि कुछ तेज है इसमें, कुछ रोशनी है, कुछ आग इसमें है, ठीक है। ये सूरज है और इसके चारों तरफ धरती है, वो चक्कर लगा रही है। तो ये जो धरती इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये कुछ इस मार्ग में लगाती है, ये कुछ इस तरीके से चक्कर लगाती है। किस तरीके से चक्कर लगाती है? तो ये कुछ इस तरीके से चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, ना कि सर्कुलर। सर्कुलर का कैसे होता? अगर ये सूरज है, ये चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाती, तो धरती हमेशा सूरज के उतनी ही डिस्टेंस पे रहती, बराबर दूरी पे रहती, साल के 12 महीने, ठीक है। लेकिन अभी होता क्या है, धरती इस पथ पे चक्कर लगाती है, और इस पथ को बोलते हैं कक्षा। ये धरती की कक्षा है। तो धरती की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है। कौन सी? दीर्घ वृत्ताकार, इंग्लिश में बोले तो इलिप्टिकल। तो इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जब धरती जाती है, तो एक समय ऐसा आता है जब धरती सूरज के सबसे पास होती है, और वही धरती एक समय ऐसा आता है जब सूरज के सबसे दूर होती है। तो वह पोजीशन जब धरती सूरज के सबसे नजदीक है, दैट इज कॉल्ड पेरिहेलन, ठीक है।
और जब धरती सबसे दूर है, माफ कीजिएगा, जब धरती सूरज के दूर है, या फिर वह पोजीशन जब सूरज और धरती के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, वो अधिकतम है, उसको बोलते हैं एपीहेलन। ठीक है, हिंदी में अगर बोल रहे हैं इसको तो ये हो जाएगा आपका उपसौर। उप मानी पास और सौर मानी सूरज। अप मानी दूर, अप और सौर मानी सूरज से दूर। तो धरती जब सूरज से दूर होती है तो ये कंडीशन आती है 4 जुलाई को, और धरती जब सूरज के पास होती है तो ये कंडीशन आती है 3 जनवरी को। ये फैक्ट है, इनका आपको याद ही रखना है। कमाल की चीज देखो, अगर आप समझ पाओगे तो इस चीज को जरा समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। देखिए, सूरज हमेशा धरती पर एक फिक्स या फिर एक निर्धारित जगह पर नहीं चमकता है। कारण है धरती का झुका हुआ होना और सूरज के चारों तरफ चक्कर काटना, ये सब कारण है। तो होता क्या है कि 21 जून को, यह है 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यानी कि इस जो पूरा जोन है, यहाँ पर गर्मी रहती है। धरती का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरज इसके आसपास सीधा चमक रहा है, सूरज का प्रकाश। तो उत्तरी गोलार्ध में, जहाँ पर भारत भी स्थित है, तो भारत में भी गर्मी कब पड़ती है? लगभग जून जुलाई के आसपास भारत में गर्मी पड़ती है। लेकिन इस समय होता क्या है कि इसी दौरान, कौन सा टाइम है ये? लगभग 4 जुलाई। इसी टाइम जो है सूरज और धरती की जो दूरी है वो सर्वाधिक होती है। आप सोच के देखिए कि अगर भारत दक्षिणी गोलार्ध में होता, यहाँ पर होता, तो यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर जो गर्मी पड़ती वो कब पड़ती? तो आंसर है दिसंबर जनवरी में। क्यों? क्योंकि सूरज यहाँ पर सीधा चमकता दिसंबर जनवरी में। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया की अपन बात करें, भारतीय टीम वहाँ पर खेलने गई है, तो वहाँ पर बहुत सर्दी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि समय चल रहा है दिसंबर, और यहाँ पर सूरज सीधा चमक रहा है। जब सूरज यहाँ सीधा चमकेगा तो होगा क्या? यहाँ पर गर्मी होगी ठीक ठाक, सर्दियों का तो कोई चांस ही नहीं बनता। और इसके साथ एक तो चलो यहाँ पे अभी गर्मी है, ऊपर से अभी जो सिचुएशन है वो क्या है? जनवरी, 3 जनवरी वो दिन होगा जब सूरज धरती के सबसे पास आ जाएगा। और सूरज जब धरती के पास आएगा तो आप सोच के देखिए, गर्मी एक पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में वैसे गर्मी है, और दूसरा सूरज धरती के और पास आ गया, तो गर्मी के 2 यहाँ पर कारण बन जाते हैं। पहला तो है कि सूरज चमक रहा है सीधा मकर रेखा पर, यानी कि यहाँ पर सूरज सीधा चमक रहा है। दूसरा, सूरज और धरती के बीच की जो डिस्टेंस है, जो 3 जनवरी को सबसे कम हो जाती है, लेकिन दिसंबर चल रहा है तो थोड़ी बहुत तो अभी भी कमी है। सबसे ज़्यादा कम कब होगी? तो वो दिन है 3 जनवरी। तो ऑस्ट्रेलिया में ये जो गर्मी है और भीषण हो जाती है, इसलिए वहाँ पे कई जंगलों में आग लग जाती है। आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई है। तो कारण क्या है? वहाँ पे गर्मी तेज़ हो जाती है। क्यों तेज़ हो जाती है? क्योंकि एक तो सूरज सीधा चमक रहा है, दूसरा सूरज और धरती के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाती है। और भारत के केस में ये, या फिर उत्तरी गोलार्ध की अपन बात करें तो उसके केस में ये चीज़ बहुत सही होती है। क्यों? क्योंकि भारत में अभी है सर्दी इस टाइम पे, या फिर 3 जनवरी के आसपास, दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास भारत में सर्दी होती है। और सर्दी होती है तो भारत को थोड़ी हीट चाहिए होती है, और वो हीट किससे मिल जाती है? क्योंकि सूरज और धरती के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो भी बहुत कम है, और इस वजह से भारत में कम सर्दी पड़ती है और गर्मी भी कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि गर्मी के टाइम सूरज और धरती के बीच की दूरी बहुत 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 बढ़ जाती है। तो ये जो उपसौर और अपसौर की कंडीशन है, ये भारत में या फिर जो उत्तरी गोलार्ध है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ये बहुत सर्दी और बहुत गर्मी के प्रभाव को कम कर देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक संगठन की अपन ने बात पहले कर ली है कि सूरज पर 2 ही गैस विराजमान है, और उनका नाम है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन लगभग 70% से ज़्यादा है और हीलियम लगभग 25% से ज़्यादा है। ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। फोटोस्फीयर जो हम देख पाते हैं, जो सूरज का, सबसे पहले अंदर की बात करें, उसके बाद अपन बात करें सूरज की, तो कुछ इस तरीके से सूरज अंदर जो कोर है, कोर बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। इस वजह से कोर का जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद बाहर टेम्परेचर थोड़ा, ये रेडिएटिव जोन आपका आ गया, ये हो गया आपका रेडिएटिव जोन, ठीक है, ये रेडिएटिव जोन हो गया। इसके बाद संवहन जोन हो गया, ठीक है, विकिरण जोन और संवहन जोन। तो
यहाँ पर इसके बाद संवहन के जो बाद आता है और उसको बोलते हैं अपन फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल। तो इस प्रकाश मंडल जिसको हम देख पाते हैं, इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बात करें सूरज के डार्क स्पॉट की, तो देखो सूरज के जो फोटोस्फीयर है ना, इसमें कई बार कुछ धब्बे पाए जाते हैं, वहाँ उनका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। वैसे तो टेम्परेचर होना चाहिए लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं जिनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं जिनका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। तो जिनका टेम्परेचर कम होता है उनको डार्क स्पॉट या फिर सन स्पॉट कहते हैं। तो उस सन स्पॉट का टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, बहुत कम है। बाकी फोटोस्फीयर का टेम्परेचर तो कितना है 5000, और डार्क स्पॉट का कितना है 1500 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगला फैक्ट है कि प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आंसर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश कितना ट्रेवल कर लेता है, तो आंसर है 3 लाख। यहाँ पर एक फैक्ट और आपको याद रखना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। दरअसल प्रकाश एक साल में कितनी दूर चल जाता है, इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। दूरी का क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस को बताता है कि कितनी दूर है एक प्रकाश वर्ष, माने कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। जब प्रकाश सूरज से धरती पर 500 सेकंड में आ जाता है, सोचिए 500 सेकंड में, तो एक वर्ष में तो पता नहीं कितनी दूर ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, तो वो दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, तो समय का मात्रक नहीं है ये, वर्ष भले ही इसमें लग रहा हो लेकिन ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, आपको पता होना चाहिए। तो हम और आगे चलते हैं। तो ये कुछ मिशंस दे रखे हैं सूरज से संबंधित। देखो सूरज से संबंधित भारत ने केवल एक मिशन अभी तक लॉन्च किया है। क्यों सूरज पे मिशन लॉन्च नहीं होते, एक तो सूरज बहुत दूर है, दूसरा सूरज के पास जाना आसान नहीं है क्योंकि सूरज बहुत गर्म है। तो एक फिक्स कक्षा में जिसको अपन बोलते हैं L1, भारत ने एक मिशन लॉन्च किया है, आदित्यमानी सूरज। तो सूरज की L1 कक्षा में वो मिशन है, तो इसलिए उसको नाम दिया है आदित्य L1। जो रॉकेट जो लेके गया है उसका नाम है PSLV C57। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सूरज पर, सूरज के स्टडी के लिए अभी ये काम कर रहा है, तो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है सूरज के और स्टडी कर रहा है कि सूरज में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, किस तरीके का सूरज के जो फोटोज़ हैं वो ले रहा है, और बाकी सारी जानकारी कहाँ दे रहा है, भारत को दे रहा है। ये अमेरिका की, जैसे भारत में इसरो एक कंपनी है, इसरो भारत की एक ऐसी कंपनी है जो अंतरिक्ष के सारे काम संभालती है। इसी तरीके से अमेरिका में भी जो सारा स्पेस का मैटर देखती है वो है नासा। हालांकि वहाँ पे प्राइवेट कंपनियां भी खूब हैं, जैसे स्पेस एक्स है एलन मस्क की, वो भी काफ़ी मिशंस लॉन्च करती है। तो इसी तरीके से नासा है, वो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, और उसके द्वारा भी एक सूरज के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। तो ये फोटो देख लीजिए आप, आदित्य L1 जो इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये सूरज है और ये इसके स्टडी के लिए आदित्य L1 इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसको बोलते हैं अपन सैटेलाइट। इसी तरीके से ये पार्कर सोलर प्रोब की फोटो है, ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने इसको लॉन्च किया है और 2020 में लॉन्च किया है। आदित्य L1 को 2023 में लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सूरज की। हमने बात कर ली, जो मेन हीरो था कहानी का द सन, उसकी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं उसके चारों तरफ जो उसके चेले चपाटी है वो भी घूमते रहते हैं। तो वो क्यों घूमते हैं, देखो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि एक अगर इस पेन को मैं रस्सी बांध के इस तरीके से घुमाऊं तो होगा क्या, पेन घूम जाएगा, लेकिन रस्सी टूटेगी तो पेन दूर चले जाएगा। ऐसे ही होता क्या है, जब कोई चीज़ चारों तरफ गोल गोल घूमती है तो उसकी आदत होती है कि वो बाहर चले जाए। आप इस पेन को बिना धागे के इस तरीके से, ऐसे नहीं है कि आपने घुमाया और छोड़ दिया तो ये फिर ऐसे घूमता रहेगा, नहीं। कोई भी चीज़ जब चारों तरफ घूमती है तो उसकी आदत होती है कि वो बाहर की तरफ जाएगी। अगर इस पेन को मैं घुमा रहा हूँ तो जैसे ही रस्सी टूट जाएगी या फिर मैं छोड़ूंगा तो ऐसा नहीं है कि छोड़ने के बाद भी वो वैसे ही घूमती रहेगी, नहीं, वो क्या होगा, दूर चले जाएगा।
तो ऐसे ही होता क्या है, जब सूरज है तो सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं कौन, ये छोटे मोटे पिंड, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, ये सब घूमते रहते हैं। तो क्या कारण है कि ये जब गोल गोल घूमते हैं तो दूर क्यों नहीं जाते? तो कारण है इनका गुरुत्वाकर्षण। ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ, सपोज कीजिए ये धरती है तो इसके चारों तरफ घूम रही है, तो अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो क्या होगा, यहाँ पर धरती घूमती हुई आएगी और सीधा इधर चली जाएगी। अगर धरती यहाँ पे घूम रही है तो सीधा इधर दूर चली जाएगी। लेकिन कौन है जो इसको पकड़ के रखता है? तो आंसर है सूर्य और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये धागे का काम करता है और इस पृथ्वी को जो चारों तरफ घूम रही है उसको दिशा देता रहता है कि भाई तू उधर मत जाए, गुरुत्वाकर्षण अभी जिंदा है तो तेरे को दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलो बात करते हैं प्लैनेट्स की। देखो बात करते हैं सबसे पहले प्लैनेट्स होते क्या हैं। तो प्लैनेट्स कुछ नहीं है, इनका अपना प्रकाश नहीं होता। ये किसकी उजाला लेते हैं? तो उजाला देने वाला कौन है इनको? सूरज ही है। जिसके जैसे ये सूरज है, मरकरी को उजाला दे रहा है, वीनस को दे रहा है, अर्थ को, मार्स को। तो ये सारी एनर्जी इन ग्रहों पे कहाँ से आ रही है? तो आंसर है सूरज से। ठीक है, जैसे धरती है तो धरती के केस में भी धरती की जो अधिकांश ऊर्जा है वो कहाँ से आती है? सोलर सिस्टम से ही आती है, सूरज से ही आती है। ठीक है, तो इनकी खास बात क्या है ग्रहों की? ये प्रकाशित होते हैं किससे? सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और जो सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 8 ग्रह हैं पूरे फिक्स। कभी एक समय 2006 से पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन जब ग्रह की डेफिनेशन चेंज की गई तो सबने मिलके बोला कि ग्रह में जो प्लूटो है, नवा ग्रह जिसको बोलते थे हम, वो ग्रह की कैटेगरी में नहीं आता है और उसको बोना ग्रह या फिर जो ग्रह की कैटेगरी है ही नहीं उसमें उसको रखा गया है। ड्वार्फ प्लेनेट जिसको बोला जाता है, बोना ग्रह। कौन है? प्लूटो। तो अभी अगर आपसे अभी पूछे तो ग्रहों की संख्या है, प्लेनेट्स का जो नंबर है वो है 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है आगे बात करते हैं परिक्रमण। देखो परिक्रमण क्या होता है? जो ग्रहों की बात अपन करें तो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण, इस शब्द के अंतर को बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपन बात करेंगे परिक्रमण। देखो सपोज कीजिए आप किसी मंदिर में गए, ये मंदिर है गणेश जी महाराज का और इसके ऊपर लगा रखा है झंडा। तो मंदिर में जब अपन जाते हैं ना तो मंदिर के चारों तरफ हम घूमते हैं इस तरीके से। जैसे सपोज ये इस तरीके से अपन घूमते हैं, ये पीछे से होकर इस तरीके से मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, तो अपन बोलते हैं कि मंदिर की परिक्रमा करके आ गए। परिक्रमण इसको बोलते हैं। एक पिंड है उसके चारों तरफ घूमना, दैट इज कॉल्ड परिक्रमण। जैसे सूरज है सपोज करिए, तो सूरज के चारों तरफ अब ये सारे पिंड क्या करेंगे? ये पिंड इस तरीके से सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। ये सूरज हो गया, और जैसे बुध इसके चारों तरफ घूम रहा है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ये सब इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं इस तरीके से, इस तरीके से घूमते रहते हैं इस तरीके से। तो ये जो चारों तरफ का घूमना है इसको बोलते हैं परिक्रमण। यानी कि सारे के सारे ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? तो आंसर है सूरज की परिक्रमा करते हैं। अगला शब्द है डायरेक्शन भी इनकी फिक्स होती है। कमाल की बात यह है कि सारे ग्रह की डायरेक्शन फिक्स है और वो है वेस्ट से ईस्ट। सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। अब आप सोच के देखिए पश्चिम से पूर्व का मतलब क्या है? सब ऊपर जो डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ, ये होगी साउथ, दिस इज ईस्ट और दिस इज वेस्ट। तो पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप ऐसे मान लीजिए, अगर ये सूरज है और ये ग्रह है तो इधर पश्चिम और इधर पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरीके से सारे ग्रह घूमते रहते हैं। ये सूरज है तो इस चारों सारे ग्रह, बुध ऐसे घूम रहा होगा, बुध के बाद शुक्र ऐसे घूम रहा होगा, पृथ्वी ऐसे घूम रही होगी, उसके बाद बृहस्पति ऐसे घूम रहा होगा, अरुण ऐसे, क्योंकि अरुण तो और भी दूर है, वरुण और भी दूर है, तो वो कुछ इस तरीके से घूम रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड परिक्रमण। और डायरेक्शन भी आपको पता रखनी है, आंसर है कौन सी? पश्चिम से पूर्व की तरफ। लेकिन परिभ्रमण के केस थोड़ा अलग है। परिभ्रमण किसको बोलते हैं? खुद की धुरी पे घूमना। इसको अपन जैसे बोलते हैं ना स्पिन। आपने कभी ये लट्टू लिया होगा और लट्टू को इस तरीके से घुमा के छोड़ दिया होगा तो घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो बोलता है अपनी ही धुरी पे घूमना।
और उसको अपन बोलते हैं परिभ्रमण। यानी कि परिभ्रमण मानी कुछ इस तरीके से घूमना, अपनी ही दूरी पे घूमना, ना कि किसी के चारों तरफ घूमना। किस कहाँ पर घूमना? अपनी ही दूरी पे। तो सारे ग्रह हैं वो परिक्रमण भी करते हैं और परिभ्रमण भी करते हैं। लेकिन परिभ्रमण का केस देखो आप, जुपिटर का परिभ्रमण देखो तो वो बिल्कुल वेस्ट से ईस्ट है, वो कुछ इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से वो घूम रहा है। सैटर्न भी इस तरीके से घूम रहा है। ऐसे ही आप देखो मार्स को देखो तो मार्स भी इस तरीके से घूम रहा है, अर्थ भी इस तरीके से। लेकिन मरकरी सॉरी जो वीनस है और आपका ये जो यूरेनस है, वीनस है और जो यूरेनस है, बात करें शुक्र और अरुण की, तो वो कुछ इस तरीके से घूमते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से घूमते हैं, उल्टा घूमते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सारे ग्रह किस तरीके से घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। परिभ्रमण भी उनका देखो परिक्रमण तो सबका ही पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व। लेकिन परिभ्रमण क्या है, दो ग्रहों का अलग है और वो कुछ इस तरीके से उल्टा घूमते हैं बाकी ग्रहों से। और आंसर है कौन सा? तो आंसर है कौन सा? शुक्र और अरुण, यानी कि वीनस एंड यूरेनस, यू और वी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यू और वी, यानी कि आप और हम। ठीक है, तो ये क्या है, उल्टा घूमते हैं। उल्टा परिक्रमण तो इनका भी सेम है, बात किसकी कर रहे हैं, परिभ्रमण की, अपनी धुरी पे घूमना, घूमना। और इसको अपन बोलते हैं स्पिन करना एक तरीके से। परिभ्रमण मानी रोटेशन। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। देखो सौर मंडल के ग्रहों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, बिल्कुल दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो है, इनको तो बोलते हैं अपन आंतरिक ग्रह, बृहस्पति, शनि, सॉरी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये इनको अपन बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और ये जो बाद के ग्रह हैं इनको बोला जाता है बाहरी ग्रह, इनको अपन बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और ये जो ग्रह हैं दैट इज आउटर, क्यों? क्योंकि ये बाहर है। और ये है इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनकी खास बात क्या है कि ये ना ठोस पदार्थों के मिलके बने हैं। आप इनके ऊपर जाके कुर्सी लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन ये तो गैसों के बने हैं, इनका कोई चांस नहीं है आपकी कुर्सी गैस में समा जाएगी, आप बैठ ही नहीं सकते। ठीक है, और ये अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। ठंडे क्यों? क्योंकि सूरज इनके पास नहीं है, सूरज इनके पास है। तो ये जो ग्रह हैं अपेक्षाकृत गर्म ग्रह हैं और ये अपेक्षाकृत थोड़े ठंडे हैं। क्यों ठंडे हैं? क्योंकि जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे टेम्परेचर थोड़ा कम होता जाएगा, सामान्यतः कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सूरज से थोड़े दूर है। दूसरी बात और अपन समझ लेते हैं कि जो मरकरी है उसको सूरज के परिक्रमा करने में कम समय लगेगा। क्यों कम समय लगेगा? आप समझो, ये सूरज है तो ये जो मरकरी है, बुध ग्रह जो है, इसको इतना सा रास्ता तय करना है सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने में। लेकिन जो बुध शुक्र है उसको ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कक्षा बड़ी है। अब उसकी कक्षा बड़ी है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा पूरी धरती के चक्कर लगाने में। ऐसे ही धरती है, धरती को और ज़्यादा समय लगेगा। उसके बाद मंगल को यानी कि मार्स को और ज़्यादा समय लगेगा। तो जैसे जैसे अपन दूर जाते जाएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो इस तरीके से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे सूरज से, तो वैसे वैसे उनका ये कौन सा समय है, इसको बोलते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमा लगा रहे हैं सूरज के, तो इनका परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बुध के केस की बात करते हैं, तो बुध के केस में जो परिक्रमण काल है लगभग 88 दिन का है। 88 दिन में जो बुध है वो सूरज के चारों तरफ घूम लेता है। और परिक्रमण काल ही डिसाइड करता है कि साल कितने होते हैं। जैसे बुध का एक साल कितना होगा, तो बुध का एक साल 88 दिन का होगा। क्यों होगा ये 88 दिन का? क्योंकि बुध जो है वो सूरज के चारों तरफ 88 दिन के आसपास में पूरा चक्कर काट लेता है। तो अगर आप, हमारा घर अगर बुध पे हो, सपोज कर लिए हम मरकरी पे चले जाएं, वहाँ रहने लग जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मरकरी तो सूरज के बहुत पास है, इतना गर्म प्लेनेट है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे रह तो नहीं सकते। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अपन चले जाएं वहाँ पे, बस जाएं, तो होगा क्या? होगा कुछ नहीं, हमारा जो एक साल है वो 88 दिन का ही होगा। क्योंकि सूरज के चारों तरफ हम कितने समय में चक्कर लगा लेते हैं? मरकरी कितने दिन में लगा लेता है? 88 दिन में। धरती सूरज के चारों तरफ लगभग 365 दिन में चक्कर लगाती है। तो हमारे यहाँ पे जो साल है वो लगभग 365 दिन का होता है। इसके बीच में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह लगभग 255 दिन में सूरज के चारों तरफ घूम लेते हैं।
तो ये 88 आप समझना, 255 और ये 365 और ये 600 650 दिन के आसपास में ये भी घूम लेता है। तो आप सोच लीजिए, फिर उसके बाद बृहस्पति 11 सालों में लगभग घूम पाता है, उसके बाद शनि और लंबा समय लेता है। तो ये जो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली मामला क्या चल रहा है और परिक्रमण काल बढ़ता क्यों जा रहा है। क्यों? क्योंकि कक्षा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सूरज से दूर जाएंगे उनकी कक्षा बढ़ती जाएगी, उनका ऑर्बिट बढ़ता जाएगा और इसी वजह से उनका जो परिक्रमण काल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। और जब खुद की धुरी पे घूमते हैं, सपोज अब इस तरीके से हम जो प्लेनेट घूमता है वो क्या डिसाइड करते हैं, वो दिन डिसाइड करते हैं। सूरज के चारों तरफ घूमना, सूरज के चारों तरफ घूमना, जैसे सपोज कीजिए सूरज है और इसके चारों तरफ कोई पिंड घूम रहा है, तो ये वर्ष डिसाइड करता है कि यहाँ का साल कितने बड़ा है। अब बात है बुध ग्रह की, तो वहाँ का एक साल लगभग 88 दिन में खत्म हो जाता है और धरती का एक साल 365 दिन में। तो ये परिक्रमण है जो बताता है कि एक वर्ष या फिर वर्ष मतलब एक चक्कर कितने दिन में होगा। लेकिन खुद की धुरी पे भी सारे पिंड घूमते हैं और खुद की धुरी पे घूमना एक दिन को दिखाता है। किसको? एक दिन को दिखाता है। तो धरती अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूम लेती है लगभग, तो वो क्या है, धरती का एक दिन है। ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं कि दो प्रकार के ग्रह मुख्यतः डिवाइड किए हैं, कि दो तरीके के ग्रहों को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से? फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, यानी कि पार्थिव ग्रह। पार्थिव मतलब जिसका अपना बॉडी है, एक ठोस पदार्थ का कोई ग्रह बना है, उसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। और दूसरा है जोवियन प्लेनेट। जोवियन मानी बड़े। ये थोड़े अपेक्षाकृत आप देखोगे तो ये ग्रह बहुत छोटे हैं और ये ग्रह देखो इतने छोटे हैं। ठीक है। और इनके कंपैरिजन में ये देखिए, ये बड़े ग्रह हैं। ठीक है। बड़े हैं तो इनको नाम है जोवियन। जोवियन मानी विशाल, बड़े। और ये प्लैनेट्स हैं, इनको इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। इनर क्यों? क्योंकि अंदर हैं, आंतरिक कक्षाओं में है। ये प्लैनेट हैं, इनको आउटर प्लैनेट भी कहते हैं, बाहरी। इनको ना टेरेस्ट्रियल यानी कि पार्थिव पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ठोस पदार्थों के बने होते हैं। किसके पदार्थों के? ठोस पदार्थों के। और ये ना गैसीय पदार्थों के मिलके बने होते हैं। ये गैसों से मिलकर बने हैं। ये जो चारों पिंड हैं आपके, ये गैसों से मिलके बने हैं, बहुत बड़े हैं सारे। गैस जाइंट इनको बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ देखा होगा, ये शब्द देखो आप, ये जो जितने भी ग्रह हैं ये गैस जाइंट है, यानी कि गैसों से मिलके बने हैं। और ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ये ठोस पदार्थों से मिलके बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, सॉरी, बुध, शुक्र, धरती और मंगल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्या है? गैस जाइंट है। इनके बीच में छोटे छोटे पिंड भी पाए जाते हैं जिनको अपन एस्टेरॉयड बेल्ट या फिर कैरल कहते हैं। ठीक है। जो ये क्या पता नहीं क्या है। ठीक है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है? ये इन मार्स के और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसमें छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं और उनको अपन बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ये क्या करते हैं? ये भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। एक हिसाब से छोटे छोटे पिंड है, इसलिए इनको ग्रहों की दर्जा नहीं दिया गया है। आगे बढ़, ये ट्रिक है कि माई एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई एजुकेटेड मदर्स जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इससे क्या होता है? माई एम से बनेगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यू से यूरेनस और नेपच्यून। ये तो ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर। आपको अगर याद रखने में दिक्कत आ रही है तो ठीक है। तो ये ग्रह हैं, इनकी सारी की बात कर ली। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, और इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। ठीक है। ये बने हैं ठोस पिंडों के, ये गैसों के बने हैं। इनको जोवियन भी बोलते हैं, इनको पार्थिव पिंड भी बोलते हैं। ठीक है। और इनके बीच में एक 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 एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे ये वाली। आगे चलते हैं। तो जोवियन और पार्थिव ग्रहों के बीच में एक क्षुद्र ग्रह पेटी यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। क्षुद्र मानी छोटे, क्षुद्र ग्रह मानी कि छोटे छोटे पिंड होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के पिंड होते हैं और ये भी सूरज के चारों तरफ इसी दिशा में घूमते रहते हैं। तो इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पेटी। पेटी मतलब बेल्ट, पूरा कई सारे यहाँ पर पिंड हैं जो सूरज के चारों तरफ। बड़ी चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये किस किस के बीच पाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्स और जुपिटर के बीच पाई जाती है, यानी कि मंगल व बृहस्पति के बीच ये पेटी पाई जाती है।
नाउ आपको सीक्वेंस दे रखा है ग्रहों का, उनको देख ले। तो आकार के अनुसार देखिए, आकार आप देखिए गौर से, तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह आपको दिखेगा जुपिटर। जुपिटर एक बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह है, ठीक है। जुपिटर आकार आप देख लीजिए, उसके बाद शनि आ जाएगा। इस तरीके से सबका वेरियस आकार है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, हमें ये देखना है। तो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, जुपिटर है, गुरु या फिर बृहस्पति है, और सबसे छोटा है मरकरी जो सूरज के सबसे पास है। तो सबसे छोटा है बुध ग्रह और सबसे बड़ा है जुपिटर। और धरती है वो 5th पोजीशन पे आएगी, आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए धरती का, देखिए बृहस्पति सबसे फर्स्ट, और जो अर्थ है वो कौन से पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे। सबसे छोटा कौन सा है, बुध। और आप अगर ध्यान से देखो, अगर आपसे कोई ये पूछे कि मंगल व वरुण में से कौन सा बड़ा है, तो आपको पता रखना चाहिए कि देखो ये चारों तो सबसे बड़े ही हैं। ये आप ये देखिए, इनसे ये चारों जो हैं वो इन चारों से इन सबसे बड़े हैं। क्यों, आप आकार की तुलना करके देख लीजिए, जो नेपच्यून है वो भी इन सबसे बड़ा है। तो ये चारों अपने आप में बड़े हैं। अगर आपसे इसकी और इनकी तुलना करें तो भी ये बड़ा ही होगा। तो आपको एक हल्का आइडिया रखना है कि ये तो छोटे ग्रह हैं और ये बड़े हैं, साइज में बड़े ग्रह हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान के अनुसार। तो द्रव्यमान वही है, आप देख लें लगभग वही क्रम है, एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा अरुण और वरुण का, बाकी सेम सीक्वेंस है। द्रव्यमान मतलब जो बड़ा है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो बृहस्पति का द्रव्यमान ज़्यादा है और बुध का द्रव्यमान सबसे कम है, कम वजन का है बुध, ठीक है। पृथ्वी का भी सीक्वेंस वही 5वां है। घनत्व के अनुसार, ये थोड़ा आपको याद रखना है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना। सबसे ज़्यादा घनत्व कौन सा है, पृथ्वी ग्रह का है, और सबसे कम कौन सा है, शनि ग्रह का है। क्यों है घनत्व, क्योंकि ये गैसों के मिलके बने, इसलिए घनत्व इनका कम है। सूरज से दूरी तो ये रटा हुआ होना चाहिए, बुध शुक्र धरती मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ऐसे परिक्रमण अवधि भी वही आएगी जो सूरज से दूरी है। परिक्रमा समय, परिक्रमा देखो ये सूरज है, सपोज करिए सूरज है, और इसके बाद के जो ग्रह हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ये शुक्र है, तो शुक्र को परिक्रमा करने में कम समय लगेगा। फिर बुध शुक्र, शुक्र को परिक्रमा करने में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बुध को थोड़ा कम लगेगा। फिर आ जाएगी आपकी धरती, तो धरती को परिक्रमा करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि कक्षा बड़ी होती जा रही है। और इसी तरीके से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो मंगल को और ज़्यादा समय लगेगा। फिर आ जाएगा बृहस्पति, तो बृहस्पति को और ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। फिर शनि को और ज़्यादा समय लगेगा, फिर अरुण को और ज़्यादा समय लगेगा, और वरुण को और ज़्यादा समय लगेगा। क्यों समय लगेगा, परिक्रमण अवधि क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकी कक्षा बड़ी है, सूरज से दूरी ज़्यादा है, तो परिक्रमण अवधि भी सेम रहेगी। सबसे कम समय किसको लगेगा सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में, दैट आंसर इज बुध। तो इसी के साथ हमारी पहली क्लास हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो आगे हैं, जो सारे ग्रह हैं जो हैं, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।